शांति का संदेश, अहिंसा की वाणी, गंगा की पावनता और मानवता का पाठ अगर कहीं मिलता है तो वो धरती पुण्य है। आबादी के हिसाब से देश का तीसरा सबसे बड़ा राज्य, जो राज्य आज भी भारत के सबसे ज्यादा प्रशासनिक अधिकारी यानी आईएएस ऑफिसर देता हो, वो राज्य खास तो होगा ही। लगभग 145 स्टेप। कभी पाटलिपुत्र के नाम से विख्यात ये शहर विश्व के उन चंद शहरों में से एक है जिनका लिखित इतिहास लगभग 2500 साल से भी ज्यादा पुराना है। न जाने कितने साम्राज्यों की कितनी शताब्दियों तक ये पाटलिपुत्र राजधानी रही। ऐसा कहा जाता है कि करीबन 2200 साल पहले सम्राट अशोक के शासन में ये शहर विश्व के सबसे बड़े शहरों में से एक था। दो बड़े धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म यहीं से शुरू हुए थे। चंद्रगुप्त मौर्य, चाणक्य, सम्राट अशोक, आर्यभट्ट, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और जेपी नारायण जैसे दिग्गजों का ये शहर, गंडक नदी, सोन नदी और गंगा के संगम पर बैठा ये शहर अगर कभी मगध की राजधानी पाटलिपुत्र था तो आज बिहार की राजधानी पटना है। इस कड़ी में देखूंगा 200 साल से भी ज्यादा पुराना, बिना खंभों के खड़ा शानदार गोलघर। जाऊंगा एक ऐसे पुस्तकालय जहां पर पाई जाती हैं दुर्लभ पांडुलिपियां। सलाम करूंगा उन बिहार के सपूतों को जिन्होंने आजादी का परचम लहराने के लिए अपनी जान की दी कुर्बानी। चखूंगा स्वाद भट्टी में सिकी लिट्टी और गर्म गर्म चोखे का। गंगा के घाट पर गंगा की कहानी, लोगों की जुबानी। तो माता के पास आने के बाद सबको शांति मिलती है। पटना शहर में कैसे गंगा की निर्मलता और अविरलता को बरकरार रख रहा है नमामि गंगे। एक छत के नीचे मिलूंगा बिहार की विभिन्न कलाओं में महारत प्राप्त कलाकारों से। गंगा किनारे उठाऊंगा आनंद भोजपुरी लोकगीतों का। सोनपुर के प्रख्यात हरिहरनाथ मंदिर में होंगे दर्शन हरि और हर के। जानूंगा कैसे गंडक के घड़ियालों की घटती गिनती में हो रहा है इजाफा। बनारस से बिहार की राजधानी पटना की दूरी लगभग 250 किलोमीटर है। सत्रह सौ 1770 में भारत में अकाल पड़ा, सूखा पड़ा और उस अकाल का सबसे ज्यादा प्रभाव बिहार और बंगाल पे पड़ा। तकरीबन 1 करोड़ लोग उस अकाल का शिकार हो गए। उस समय भारत में अंग्रेज़ों की हुकूमत थी। उनके पहले गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स ने यह आदेश दिए कि ऐसा उपाय ढूंढा जाए कि अगर भविष्य में कोई ऐसी आपदा आए तो उनकी अंग्रेज़ी सेना भूख का शिकार ना हो जाए। तो इसीलिए 1786 में आम लोगों के लिए नहीं बल्कि अंग्रेज़ी सेना के लिए अनाज को सालों साल सुरक्षित रखने के लिए इस गोलघर का निर्माण हुआ। वो बात और है कि आज़ादी के बाद 1999 तक इसी गोलघर में हिंदुस्तानियों के लिए, आम लोगों के लिए अनाज को महफूज रखा जाता था। हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी। गोलघर सिर्फ पटना का नहीं बल्कि पूरे भारत की एक ऐतिहासिक धरोहर है। इसकी एक खास बात यह है कि यह लगभग 95 फीट ऊंची इमारत बिना किसी खंभों के बनी है। ये जो तजुर्बा है अंदर जाकर खड़े होने का, ये आपको सिर्फ यहीं मिल सकता है। मैं क्षमा चाहता हूँ कि मैं आपको अंदर नहीं ले जा सका क्योंकि अंदर कैमरा ले जाना अलाउड नहीं है, लेकिन कभी अगर आप पटना आएँ तो इस गोल घर में ज़रूर आइएगा और अगर मौका मिले तो अंदर ज़रूर जाइएगा। आप अपनी आवाज़ खुद कम से कम 35 बार सुनेंगे। जी हाँ, अगर इसमें खड़े होते हैं सेंटर के अंदर और अगर आप अपना नाम पुकारते हैं या कुछ भी बोलते हैं तो वो 35 बार गूंजता है।
गोलघर के ऊपर से गंगा किनारे बसे पटना शहर का एक अलग ही नजारा दिखता है। तभी तो ये अंग्रेजों द्वारा बनाई गई इमारत आज भी सैलानियों का एक मुख्य आकर्षण है। किताबों की दुनिया में बसी तिलस्मी दुनिया की सैर वो ही समझ सकता है जिसने शब्दों के साथ इश्क किया हो। वो पलटते पन्नों की खुशबू, वो कल्पनाओं के मंजर। बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट एन इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंटरेस्ट घोषित गंगा के किनारे बनी खुदा बख्श लाइब्रेरी इतिहास का खजाना है, जहां आपको दुर्लभ पांडुलिपियों को देखने का एक नायाब एहसास मिलेगा। ये इमारत पुस्तक प्रेमी खुदा बख्श का कभी घर हुआ करता था, जिसको उन्होंने इस लाइब्रेरी बनने के लिए दान कर दिया था। क्या सोच रहे हैं कि मैं क्या कर रहा हूं? अजी पुस्तक पढ़ रहा हूं। पुस्तकें ज्ञान का भंडार होती हैं। जब हम किसी को पुस्तक दान देते हैं तो हम किसी को ज्ञान का वाहन दान में देते हैं। मैं इस समय जिस ऐतिहासिक पुस्तकालय में बैठा हूं, उस पुस्तकालय के पीछे एक बहुत खूबसूरत कहानी है। 19वीं शताब्दी में बिहार के छपरा में एक मोहम्मद बख्श हुआ करते थे और पुस्तकों से उन्हें बहुत लगाव था, इसीलिए उनके पास में पुस्तकों का एक बहुत बड़ा संग्रह था। 1876 में जब वो अपनी मृत शैया पर थे, तब उन्होंने अपनी पुस्तकों की जायदाद को अपने बेटे खुदा बख्श को सौंपते हुए एक पुस्तकालय खोलने की इच्छा प्रकट की। जब बेटे को पुस्तकालय का ये भंडार मिला, तब उसने पुस्तकों के इस संग्रह को और बढ़ा दिया और 1891 में इसे एक पुस्तकालय बनाकर जनता को समर्पित कर दिया। उस समय इस पुस्तकालय में 4000 मैन्यूस्क्रिप्ट्स थी, यानी पांडुलिपि थी। अब पांडुलिपि क्या होती है? पांडुलिपि वो दस्तावेज होते हैं जिन्हें या तो कोई एक व्यक्ति या अनेक व्यक्ति हाथों से लिखते हैं। अच्छा मैम, इस लाइब्रेरी की सबसे खास बात क्या है? इसकी ख़ास बात यहाँ की पांडुलिपियाँ हैं। उसमें ख़ास इम्पोर्टेंट जो है वो तारीख़ी ख़ानदान तैमूरिया है, जिसको ताला दर ताला में रखा जाता है। तैमूर से लेके अकबर के ज़माने तक की उसमें पूरी हिस्ट्री बयान की गई है पेंटिंग्स के ज़रिए। मैं थोड़ी सी कुछ झलकियाँ दिखाती हूँ उसमें। ये इतनी कीमती चीज़ डॉक्यूमेंट आप देख रहे हैं, शाहजहाँ की राइटिंग है ये। शाहजहाँ का ऑटोग्राफ? बिल्कुल ऑटोग्राफ है ये ओरिजिनल नहीं है, ये इसका सैंपल है। ये देखिए तंजावुर आर्ट है। ये देखिए, प्योर गोल्ड यूज़ किया गया है इसके अंदर। असली जो मोती होते हैं, पत्थर होते हैं, उनसे ये कलर्स तैयार किए जाते थे। इसको अपने हाथ में रखना ही यूनिक एक्सपीरियंस है। और आज की तारीख में यहाँ पर 20,000 से ज़्यादा पांडुलिपियाँ हैं, अरबी, फ़ारसी, उर्दू, हिंदी, संस्कृत, टर्किश लैंग्वेजेस में। और इसको देखने के लिए दुनिया भर से लोग रिसर्चेस के लिए आते हैं। आप जानते हैं पांडुलिपि अगर आपसे कुछ कहेगी तो वो क्या कहेगी? पांडुलिपि अपने पढ़ने वालों से अक्सर ये कहती है कि मुझे जल से, तेल से और ढीले बंधन से बचाना, मुझे किसी मूर्ख के हाथ में कभी ना थमाना। गुड, वेरी नाइस। ये मैंने नहीं लिखा है, मैं कहीं पढ़ा था मैंने। सबसे पुरानी या सबसे ज़्यादा कीमती कोई मैन्युस्क्रिप्ट अगर होगी यहाँ पे, तो वो आपकी नज़रों में कौन सी होगी? हमारे यहाँ सबसे पुराना जो है वो तो एक हिरन की खाल पे लिखा हुआ कूफी स्क्रिप्ट में कुरान है। दैट इज़ द ओल्डेस्ट वन। ताज्जुब की बात ये है कि ये आज तक बची है। नहीं, हमारा वैसे अपना प्रिजर्वेशन लैब भी है यहाँ पर। तो हमारी लाइब्रेरी ने ये स्पेशल काम किया है कि यहाँ पर जो ऐसे रेयर मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं, बहुमूल्य पांडुलिपियाँ हैं, उनको हम लोग पब्लिश कर देते हैं। इसमें ये बड़ी सुंदर पोर्ट्रेट है जोधाबाई की, ये देखें। हैरत अंगेज़ है, ये मुझे नहीं मालूम था कि मेरा तजुर्बा ऐसा होने वाला है। अब समझ में आया आपको कि मैं यहाँ इस पुस्तकालय में क्यों हूँ और क्यों ये एक ऐतिहासिक पुस्तकालय भी है और एक बहुमूल्य बेशकीमती खजाना भी है। आगे है, याद करूंगा उन शहीदों को जिन्होंने किशोर अवस्था में देश के लिए दी कुर्बानी। लूंगा स्वाद एक ऐसे लिट्टी चोखे का जो पटना में ही नहीं बल्कि विदेश में भी बना रहा है अपनी जगह। देखूंगा मां गंगा के लिए लोगों का प्यार और नमामि गंगे के प्रयास। हूंगा अवगत बिहार की तरह तरह की कलाओं से और गंगा के घाट पर जमेगी महफिल भोजपुरी लोकगीतों की। वाह उस्ताद वाह। जिन्हें न मोहब्बत थी तख्त से और ना था डर तख्त का, जिनके लबों पर ना थी फरियाद जिंदगी की और ना था खौफ खाक होने का, उन्हीं परवानों की जीती हुई आज़ादी में आप और हम आज 75 सालों से सांस ले रहे हैं और आज आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। आंख बंद कर अनुमान कीजिए
11 अगस्त 1942 का दिन। भारत छोड़ो आंदोलन अभी शुरू ही हुआ था कि 7 नवयुवक, जिनमें से एक सेकेंड ईयर का छात्र, एक 12वीं कक्षा का छात्र, 3 11वीं कक्षा के छात्र और 2 अपनी मैट्रिक की पढ़ाई कर रहे थे। इन 7 नवयुवकों ने तय किया कि वो पटना के पुराने सचिवालय पर जाकर भारत का तिरंगा फहराएंगे। और इसी कोशिश में अंग्रेज़ी हुकूमत के सैनिकों ने उन्हें गोलियों से भून दिया। ज़रा सोचिए, इतनी कम आयु में देश प्रेम का कितना बड़ा जज्बा था इनमें। मैं यहाँ पटना में उन्हीं के स्मारक पर भारत के इन 7 सपूतों के बलिदान को सलाम करता हूँ। भट्टी पर सिकती लिट्टी और उधर पतीले में रखा गर्म गर्म चोखा। पिछली बार जब मैं बिहार आया था तो इसका आनंद नहीं उठा पाया, पर इस बार मैं ये ठान कर आया था कि लिट्टी चोखा जरूर चखना है। गंगा की मिट्टी और बिहार की लिट्टी, इन दोनों का संगम हुई जाए तो क्या बताएं भैया, मंगल हो जाए। सही बोले? अच्छा बोले, अच्छा बोले ना। अच्छा बोले। अब ये बताइए कि क्या बात है कि लिट्टी चोखा और बिहार का इतना गहरा नाता है। ये नाता बहुत सदियों पुराना है जी। बिहार और लिट्टी चोखा का। हाँ। और ये बिहार ही नहीं, ये नाता अब बहुत दूर दूर तक जुड़ने जा रहा है। हाँ इंडिया से बाहर भी जोड़ दिए हैं। एग्जैक्टली। मैं आपको बताऊं एक बात कि इस लिट्टी चोखे का स्वाद सिर्फ पटना में नहीं है, फिलीपींस में है, सिंगापुर में है। ये सिंगापुर और फिलीपींस कैसे पहुंच गए? दिल्ली में फूड फेस्टिवल हुआ करता है जी। वहाँ से जो सेलेक्ट होते हैं लोग, हाँ। वो इंटरनेशनल लेवल पे फूड फेस्टिवल में भाग ले सकते हैं। बहुत बढ़िया। 2 बार सिंगापुर, 1 बार फिलीपींस। देखिए भैया, सिर्फ हिंदुस्तानी नहीं, बाहर के लोग भी इसको पसंद करते हैं। मेरे मुंह में पानी आ रहा है, मैं बोल नहीं पा रहा हूँ। ये मुझे एक बना के खिला दीजिए ना। अच्छा, ये बनता गेहूं के आटे का है? गेहूं के आटे हैं, इसके अंदर चने की सत्तू। ये तो बड़ा सेहत वाला भी होगा मामला। हाँ, हेल्दी तो है सर। अरे वाह। और टेस्टी भी है। देसी घी में मारा इसने एक छलांग। ये आलू है या आलू, बैंगन? बैगन, टमाटर। ये क्या है? चना, मूंगफली, बादाम, पोस्ता दाना, ये सब का चटनी। जी। ये हरी मिर्च फ्राई है। अरे वाह यार। चलिए मैं खा लेता हूँ, वक्त मुझसे रहा भी नहीं जा रहा है। अच्छा। भैया मजा आ गया। तो एक बार नहीं, आप दिन में 3-4 बार खा सकते हैं और हर बार आपको खाने की उतनी ही इच्छा होगी जितनी कि समय मेरे को हो रही है। अच्छा ये बताइए, कितने सालों से, वर्षों से ये चल रहा है? देखिए, हम ये लिट्टी चोखा 2004 से बेच रहे हैं। हम बहुत गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं। हम लोग 8 भाई बहन थे। तो यहाँ पटना हम भाग के आए थे 99 में। और उसके बाद मैंने होटल में नौकरी किया, प्लेट धोया, फिर झाल मुढ़ी बेचा। उसके बाद कुछ मेला लाइन में जो है लिट्टी वगैरह का स्टॉल लगाया। तो इतना डिमांड मेरे लिट्टी का हुआ कि हर एरिया में हमको काउंटर देने पे मजबूर होना पड़ा। देखा आपने, कहते हैं ना, हिम्मत मर्दे तभी मदद खुदा। सफलता का उदाहरण हम जैसे लोग नहीं है, ये है सफलता का उदाहरण। गंगा के बारे में हमने ऋषियों की वाणी सुनी और कुछ अपनी भी सुनाई, पर अगर गंगा को गंगा प्रेमियों से नहीं सुना तो बात अधूरी है। गंगावरी गोदावरी तीरथ में प्रयाग, माता बरी कौशल्या जहाँ राम लियो अवतार। गंगा की महिमा अपरंपार है, सर्वोत्तम घाट है, तभी तो गंगा आरती होती है। सबसे मनमोहक और सुंदर दृष्टि और शांति मिलती है। हमको ऐसा लगा कि हम पटना में हैं ही नहीं, गोवा या कहीं बीच पे आए हुए हैं। इतना सुंदर लगा। अब तो शौक से लोग आते हैं, मॉर्निंग में वॉक करते हैं, शाम में तफरी के लिए आते हैं। बच्चे बराबर जिद करते हैं कि चलिए घाट चलिए। जब ये नहीं बना हुआ था तो मतलब समझिए तो पटना में कोई घूमने का जगह नहीं था। पहले तो लोग आना नहीं चाहते थे, इतना गंदगी रहता था, इतना डेंजरस था। मतलब कि कोई आए तो मतलब कि स्लिप करके, ऊपर रास्ता सही नहीं था यहाँ पर। ज़्यादातर कचरा भरा हुआ रहता था, घूम मतलब जा नहीं सकते हैं। नमामि गंगे से ये मैं देख रहा हूँ, पूरे घाट पर सफाई सुथरा बड़ा दुरुस्त होता है। पहले से अब का बहुत विकास हुआ है। आज भी हम इधर आते हैं तो जरूर इस घाट पे आते हैं और इस पे हम घूमते हैं। तो माता के पास आने के बाद सबको शांति मिलती है और खुशी भी मिलती है। जनता के साथ जब सरकार का प्रयास मिल जाता है तो नमामि गंगे जैसे अभियान हर दिन अपनी मंजिल की तरफ गति से बढ़ने लगते हैं। गंगा को निर्मल, अविरल और स्वच्छ रखने का काम पटना में भी जोरों से चल रहा है। हमारा ये सैदपुर एसटीपी है, जहाँ पे सभी जगह के सीवरेज का पानी आएगा और उसके बाद इसको ट्रीट किया जाएगा। हम लोग अब एक प्रोग्राम ये भी बना रहे हैं कि इसको कैसे रीयूज करें। अगर रीयूज करने के लिए डीपीआर फाइनल स्टेज में है
तब इरिगेशन या किसी अन्य काम में इसको यूज करेंगे। पटना में 4 एसटीपी का निर्माण कराया गया है, जिसमें सैदपुर है, बेऊर है, करमलीचक है और दिग्घा कंकड़बाग नेटवर्क है। पटना में करीब 9 बड़े नाले से और अन्य छोटे छोटे घरों से पानी जाता था। उसके लिए पूरे शहर में नमामि गंगे का नेटवर्क बिछाया जा रहा है और हम लोग की कोशिश है कि 2033 तक यहाँ 60 MLD जो फाइनल हम लोग का डिज़ाइन है उसमें हम पूरे के पूरे पानी को लें और गंगा को निर्मल कर लें। ये हमारे पास आपको पानी आया जो गंदा है, इनलेट से आया, और हम लोग के यहाँ ट्रीट होने के बाद देखिए कितना स्वच्छ पानी निकल रहा है। तेरह कलाओं का समावेश। उपेंद्र महारथी जैसे कलाकार को समर्पित शिल्प अनुसंधान केंद्र यहाँ के कलाकारों को सिर्फ प्रशिक्षण ही नहीं देता, बल्कि उन्हें एक ऐसा मजबूत प्लेटफॉर्म भी प्रदान करता है जहाँ से वो देश विदेश में अपनी कला का प्रदर्शन कर सके। आप जानते हैं विश्व भर में हस्तशिल्प कला हो या चित्रकारी हो, उसकी इतनी मांग क्यों है? वो इसलिए क्योंकि हमारे हाथों को टेक्नोलॉजी ने रिप्लेस कर दिया है। ये कला और ये कलाकार इतने दुर्लभ इसलिए हैं क्योंकि इस कलाकारी के पीछे बहुत मेहनत लगती है। ये मेरे पास में जो पिंटू जी बैठे हैं, ये राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित हैं। किसमें मिला आपको? टेराकोटा शिल्प में सर। ये क्या बनाए हैं? गणपति बनाए हैं? जी सर। इतने खूबसूरत गणपति, और ये एक ही पीस से बने हैं? हाँ सर, अभी तुरंत बनाया है 2 से 4 मिनट के अंदर में। 2 से 4 मिनट के अंदर ये बनाए हैं। बताइए कितना खूबसूरत है, कितनी बारीकी का काम किया आपने ये। और आप कहाँ से हैं? बिहार में? जी, बक्सर से। बक्सर से हैं? जी। बक्सर किस चीज़ के लिए मशहूर है? बक्सर तो सर वो फांसी का फंदा बनाता है, इसके लिए फेमस। ये आ गए गणपति जी के वाहन। आप जानती हैं ये जो आपने ये बनाया हुआ ना यहाँ पे जी, और इस पे जो लिखा है जी, मैं जब मुंबई आया था जी, तो मेरी बहुत बड़ी ख्वाहिश थी। मैंने अपने पहले इंटरव्यू में कहा था कि अगर मेरा जो घर हो वो जन्नत हो। उस टाइम पे शाहरुख का मन्नत था, तो मैं ऐसे कहता रहा सपने लेने के लिए कि मेरे घर का नाम जन्नत रखूंगा मैं। आज मेरे लिए वो जन्नत ही जहाँ मैं रहता हूँ। ये नंबर गलत है, एड्रेस का। ये मेरा एड्रेस है। ये आपका एड्रेस है? जी। घर मेरा है। बिहार की जो हैंडीक्राफ्ट्स हैं, जो भी कुछ हैं, दे आर यूनिक। या मुझे नहीं लगता कि किसी और स्टेट में इतने सारी कलाओं का एक जगह मिश्रण आपको देखने के लिए मिलेगा। कितना खजाना है हमारे देश के अंदर। बिल्कुल। और अब मेरे सामने एक बहुत ही सुंदर कलाकार बैठी हैं, सुशीला जी। नमस्कार। मुझे बताया गया कि आप राज्य पुरस्कार से नवाजित हैं। हाँ। ये तो आपको हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं है, मुझे हाथ जोड़ने की जरूरत है आपके सामने। ये बताइए आपने सीखी कहाँ से ये कला? मेरे माँ भी करती थी, दादी भी करती थी थोड़ा ये सब। तो आप किसी बड़े से कॉलेज में नहीं गए या किसी नहीं, कहीं कहीं ना, हम नहीं? अपना दिमाग से निकालते हैं। तो इस कला को क्या कहते हैं? एप्लिक वर्क। एप्लिक वर्क। तो एक मेरे साथ में बिजनेस डील करेंगे? हाँ, एकदम एक से एक बनाएंगे और दिल खुश हो जाएगा। पार्टनरशिप में काम करेंगे? अच्छा, आप सब आप ही रखिएगा, आपको खाली मेहनत रहेगा। ये है, देखिए खूबसूरती। आसपास में देख रहा हूँ बहुत सारे खिलौने भी पड़े हैं यहाँ पे। ये आर्ट क्या कहलाती है? ये कास्ट कला है। कास्ट कला। तो ये लकड़ी से बना हुआ? ये लकड़ी से बना हुआ है। ये लगभग 300 साल पुरानी ये मेरी कला है। जब आपका छोटा बच्चा आपको ऊपर परेशान कर रहा हो तो उसके ऊपर जाके घुमाया करिए ऐसे। ये तो दूर से देख के आप पहचान सकते हैं कि कितनी खूबसूरत मधुबनी आर्ट है। मैंने मधुबनी पेंटिंग में ये आर्टिफिशियल ज्वेलरी का मैंने एक्सपेरिमेंट किया है जी। और ये बहुत ज़्यादा डिमांड में है। ये पटना सिटी का फोक आर्ट है सर, और ये एनामल पेंट से बनता है। इसको टिकली पेंटिंग कहते हैं। ये प्रॉपर पटना, जैसे मधुबनी के नाम से ये पटना का आर्ट है। बताइए खुशबू जी, आपके इस पेंटिंग में आपकी कला की खुशबू बहुत जोरों से आ रही है। थैंक यू सर। बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, जिस शहर का इतिहास 2500 साल पुराना, तो वहाँ कितनी संस्कृति होगी, कितनी कला होगी। हर जंगल पहाड़िया में कुहू के कोयलिया, कल कल छल छल छप छप गंगा मैया, उठेला लहर हियवा में बसेला हिलोर हो माई तोरी, जगमग पनिया, जगमग पनिया हो, जगमग पनिया, हियवा में बसेला हिलोर हो माई तोरी, जगमग पनिया। दर्शन दे द मैया मोर हो माई तोरी,
जगमग पनिया। आगे जानूंगा पौराणिक इतिहास सोनपुर के हरिहरनाथ मंदिर का और देखूंगा कैसे तेजी से विलुप्त होते घड़ियालों को गंडक नदी में पुनः स्थापित किया जा रहा है। पटना से 1 घंटे की दूरी पर है गंगा और गंडक के संगम पर बसा सोनपुर, जहां हर वर्ष लगता है एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला। कार्तिक पूर्णिमा को लगने वाला ये मेला 32 दिनों तक चलता है। सोनपुर में ही आस्था और भक्ति का संगम श्री हरिहरनाथ मंदिर भी है। श्री हरिहरनाथ मंदिर, जहां मानने वालों के लिए एक ही विग्रह में हरि भी मिल जाते हैं और हर भी मिल जाते हैं। नमस्कार। तो कितना प्राचीन है ये मंदिर? पौराणिक काल से पूर्व का है। पौराणिक काल से पूर्व का? पूर्व का है। अच्छा। यहाँ श्रीमद् भागवत महापुराण में चर्चा है। उसके पूर्व हरिहर क्षेत्र था। विग्रह, जो खास बात है इस मंदिर की वो है यहाँ के विग्रह, जिसके अंदर जी हरि भी हैं और हर भी हैं। हाँ, महाभारत काल में भगवान श्री कृष्णचंद्र की नारायणी सेना और भगवान शंकर जो बानासुर के गेट कीपर थे, रखवाली कर रहे थे, दोनों के बीच युद्ध हुआ था। तब ब्रह्मा जी आए और उसको शांत करा करके दोनों की स्तुति की और यहाँ पर स्थापना की ब्रह्मा जी। यही है इसका महत्व। यहाँ कार्तिक पूर्णिमा के दिन लोग आते हैं स्नान करके और बाबा हरिहर पर जल अर्पण करते हैं। गंडक नदी मध्य नेपाल से उत्तरी भारत की तरफ बहती है। इसको भारतीय सीमा तक नारायणी के नाम से जाना जाता है और ये लगभग 765 किलोमीटर लंबे रास्ते से गुजरकर सोनपुर में गंगा में जाके मिलती है। पुराणों में कहा गया है कि मां गंगा का वाहन मकर है, पर विडंबना तो देखिए, गंगा से वही मकर और घड़ियाल धीरे धीरे लुप्त होते जा रहे हैं। स्थिति इतनी चिंताजनक है कि अब यहाँ गंडक नदी में इन घड़ियालों का संरक्षण किया जा रहा है। ये दुनिया विभिन्न किस्म के लोगों से बनी है, जहाँ एक और कुछ लोग ऐसे हैं जो हालातों को दोष देते हैं, वहीं दूसरी ओर कुछ लोग ऐसे हैं जो हालातों को बदलकर सफलता का नया अध्याय लिखते हैं। और आज मेरे साथ में वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया के डॉक्टर समीर कुमार सिन्हा हैं, जिन्होंने मुझे ये स्कार्फ तोहफे में दिया है जिसके अंदर घड़ियाल बने। जी जी। इसको बनाने का क्या कारण था? घड़ियाल एक ऐसी स्पीसीज़ है जो बहुत करिश्मेटिक नहीं है, लोगों को अट्रैक्ट नहीं करती है। तो बेसिकली ये लोगों को अवेयर करने का एक प्रयास है। ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीसीज़ है, बाघ से ज़्यादा इसका अस्तित्व खतरे में है, लेकिन इसके ऊपर ध्यान नहीं जाता है। और घड़ियाल है वो भारत और नेपाल और बांग्लादेश, इन्हीं 2-3 कंट्री में मिलता है। करीब 80% से ज़्यादा आबादी जो है वो इंडिया में है। कुछ लोगों के दिमाग में जो एक किस्म की इमेज है मगरमच्छ को लेके या घड़ियाल को लेके, वो एक दहशत वाली है। लोग ज्यादातर वो डिफरेंशिएट नहीं कर पाते हैं कि ये मगर कौन सा है, घड़ियाल कौन सा है। उनके लिए सब मगरमच्छ है। उनके लिए सब मगरमच्छ है। और घड़ियाल से चूंकि लोगों को डर लगता है, क्योंकि घड़ियाल का साइज जो है वो मगर से ज्यादा बड़ा होता है, और घड़ियाल जो है वो चल करके बाहर नहीं आ सकता, लेकिन मगर जो है वो चल करके 2 किलोमीटर चला जाएगा अगर उसको लग रहा है कि वहाँ पे कुछ खाने का मिलेगा। और घड़ियाल सिर्फ मछलियों को खाता है, तो जिस नदी में मछलियां ज्यादा होंगी वहां रहेगा। तो आप अगर ओवरऑल देखें तो जो नदी का जो हेल्थ है ये इसका इंडिकेटर है। और ये एक ऐसी स्पीसीज है जो न सिर्फ नदी बल्कि इसके नदी के किनारे जो हैं उसके हेल्थ को भी दर्शाती है, क्योंकि अंडा देने के लिए इसको रेत के ऊपर आना है। घड़ियाल को साफ पानी के साथ साथ साफ रेत भी चाहिए। और कोई खास वजह है कि इस एरिया में ज्यादा घड़ियाल क्यों पाए जाते हैं, अगर मैं पूछूं आपसे तो? नदी के बीच में बालू का, रेत का जो टीला बनता है, घड़ियाल उसके ऊपर आकर के बास्किंग करता है, धूप सेकता है। वो धूप सेकने की जगह सबसे जरूरी है रेप्टाइल्स के लिए, और डिस्टर्बेंस कम हो, फिशिंग प्रैक्टिसेस कम हो, तो घड़ियाल वैसे जगहों पे आकर के। और ये सारे पहलू यहाँ सोनपुर में बिल्कुल पहली बार 2010 में जब अध्ययन किया गया तो मात्र 15 घड़ियाल मिले थे। 15 घड़ियाल से तो ये गंडक का पॉपुलेशन सर्वाइव नहीं करेगा, तो इसका स्ट्रेंथनिंग के लिए हमको पॉपुलेशन अलग से डालना पड़ेगा। तो पटना में संजय गांधी जैविक उद्यान है, वहाँ पे घड़ियालों का स्टॉक था हमारे पास अवेलेबल। वहाँ से हमने 30 घड़ियाल यहाँ पर ला करके छोड़े। 30 घड़ियाल छोड़ करके जब हम लोगों ने इसका सर्वे, उसकी मॉनिटरिंग शुरू की, तो उसके बाद हम लोगों ने देखा कि इसके अंडे देने के स्थान हम लोगों को पता चले। सबसे इंपॉर्टेंट है जो नदी के किनारे लोग जो रहते हैं, जो दिन भर घड़ियाल के साथ रह रहे हैं, तो हम लोगों ने उनको जोड़ा अपने साथ, और बेसिकली वही हमको बताते हैं कि घड़ियाल कहाँ ज्यादा दिख रहा है। आज हमारे जितने भी नेस्ट हैं वो लोकल लोग बचाते हैं, और लास्ट ईयर हमने 125 बच्चों को रिलीज किया गांव वाले के सहयोग से। अभी हमारे पास 250 से ज्यादा घड़ियाल हैं। यहाँ पहले सिर्फ 15 मिले थे आपको? यहाँ 15 मिले थे, और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि ये चंबल के बाद सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन है। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप डॉक्टर सिन्हा। उम्मीद करता हूँ कि अगले साल जब वापस आए या अगले से अगले साल वापस आए तो 250 नहीं, कम से कम 1000 हमें यहाँ घड़ियाल मिले। जल है तो जीव है, जीव है तो जीवन है, और जीवन है
तो आप और हम हैं। तो यहाँ गंडक नदी के घाट पर मेरा पटना और सोनपुर का सफर समाप्त होता है। लीजिए इस बार लिट्टी चोखा भी चख लिए। क्या सटीक बात कही थी ना उस सज्जन पुरुष ने जिन्होंने मुझे लिट्टी चोखा चखाया था। हालात कभी खराब नहीं होते, हालात गलत नहीं होते, हालात रहते हैं। अच्छा आप ही मुझे बताइए, आपने ऐसी कितनी सफलता की कहानियाँ सुनी हैं जिसकी शुरुआत मुंह में सोने की चम्मच के साथ हो। आप सोचिए, मैं चलता हूँ। अगले एपिसोड में दोबारा आपके सामने हाजिर होऊंगा, लेकिन ये उम्मीद लिए जा रहा हूँ कि मैं और आप कभी अपनी असफलता के लिए हालात को दोषी नहीं ठहराएंगे, बल्कि अपने अंदर का दोष ढूंढकर उन्हीं हालातों में सफलता की एक नई कहानी लिखेंगे। क्या कहते हैं? गुड नाइट, शब खैर।